हेलो स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो देखो, आज यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं यूज ऑफ कैलकुलस इन डिटरमाइनिंग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो, ये ना मैंने पाया है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर काफी दिक्कतें होती हैं जब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो यार, बहुत नॉर्मल सी टर्म्स में अगर तुम समझोगे ना, तो इसे ऐसे समझो कि ये एक एक नया सा टूल मिल गया तुम्हें, और कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें ना तुम शुरुआत में थोड़े से अपने आप को डिफिकल्ट मोड में पाओगे, लेकिन ये ना तुम्हें निकाल देगा। तो इसे तुम एक नए टूल की तरह समझो और जिसे तुम्हें चलाना आना चाहिए। और बस धीरे धीरे चीजें सहज हो जाएंगी तुम्हारे लिए, और उसके बाद तुम ना कुछ टाइम बाद बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो शुरुआती दौर में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मोड में पा रहे हैं। शुरू में स्कूल में आप जा रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट टाइम आप किसी भी वजह से उस पर कमांड नहीं लेकर आ रहे हो। जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बस ये है कि एक थोड़े से सप्लीमेंट की तरफ से मैंने कोशिश की है कि तुम लोग इसे कुछ कुछ और बेहतर कर पाओ। तो ट्रस्ट करो अपने टीचर्स पर, ट्रस्ट करो अपनी अपनी प्रोसेस पे, और थोड़ा बहुत सप्लीमेंट लेने की यहां से ट्रस्ट करो, तो चीजें ना चल पड़ेंगी तुम्हारे। देखो कैसे मैं डेरिवेशन के थ्रू तुम्हें इस इंटीग्रेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ, रादर देन कि मैं पहले ये बताऊं कि इंटीग्रेशन होती क्या है, क्योंकि ये अपने आप ही जो अपना वर्ड है ना, ये सेल्फ सफिशिएंट वर्ड है। ये अपना काम खुद कर रहा है कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। लेकिन फिर भी तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को ऐड करना, चीजों को कंपाइल कर लेना, ठीक है, जोड़ देना। बस इतना सा मतलब है। और इस मतलब के साथ ही जितना तुम मतलब समझ रहे हो ना, उसी मतलब के साथ ये क्वेश्चंस अपने आप हो जाते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत दरअसल पड़ती नहीं। और एक इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला अभी कर लेना, बाकी ड्यू कोर्स में तुम्हें वो फॉर्मूले आते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की मेरिट पर खेल लेना। अभी सारे के सारे इंटीग्रेशन के सारे ढेर सारे फॉर्मूला याद करके भी कोई फायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। जब वो क्वेश्चन के थ्रू आएंगे तब उनको कर लेंगे। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बग्गी आ रही है कि वक्त निकला जा रहा है। अरे यार, 2-4 महीने की बात है, सीधे सीधे आ जाएंगी चीजें। देखो, तो पहला जब एग्जाम्पल लेते हैं ना मेरे बच्चों, इसमें कैसे लेते हैं, देखो जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान देना। मैं ये कहता हूं कि आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखना है। बहुत प्यार प्यार से समझा रहा हूं, कोई बग्गी नहीं आ रही हम लोगों को। तो उसी इत्मीनान से तुम लोग भी अपने आप को सेटल कर लो। और अगर वीडियो तुम्हें ठीक ठाक लग रहा है तो पूरा का पूरा सेटल कर लो, ठीक है। देखो, अगर मैं कहूं कि किसी भी मोशन के दौरान अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है, किसी भी मोशन के दौरान अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है तुम बच्चों को, तो कैसे लिखो ये सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी मोशन के दौरान? तो वो हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी से, डीवी बाई डी टी से। ये एक तरीका होता है। बस यहां आपने इसे किस में लिख दिया, डिफरेंशिएशन मोड में लिख दिया, यानी इंस्टेंटेनियस मोड में लिख दिया आपने। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ना लेते हुए आपने एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को चुन लिया। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन मोड। डिफरेंशिएट करके लिख दिया। डिफरेंशिएट मतलब बहुत सारी चीजें थी आपके पास, आपने उसमें से एक चुनिंदा चीज पकड़ी, डिफरेंशिएट कर दिया उससे। हाँ, बहुत कॉमन सी चीज है, ऐसा तो हम हर बार करते हैं। तो कौन सी बड़ी बात लिख दी, कौन सी बड़ी तोप हो गई यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ है। ये सब दिमाग का खेल है कि हमने हमने डिफरेंशिएशन से किया या हमने कैलकुलस इंटीग्रेशन वगैरह लगा दिया। कुछ नहीं यार, नॉर्मल है। देखो, ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद तुम जो कर सकते हो उसमें, तुम ये कर सकते हो, ये जो डी टी है ना, इसे डिनोमिनेटर की तरह देखो, और इसे उठा कर ना इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ले आओ। बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कर सकते हैं। और उसके बाद इसे रीड करने की कोशिश करो। देखो, अब इसे ना डिकोड करने की कोशिश करो। ये जो एक्सप्रेशन सामने आ गया है, इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। पढ़कर देखो, 2-3 सेकंड का समय ले लो, डाइजेस्ट करोगी। यार, एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ है, सर कह रहे हैं स्टेटमेंट में इसे कन्वर्ट करना है। कौन सी बड़ी बात है? देखो, ये कहता है इंस्टेंटेनियस टाइम, जिसे आप हिंदी में एक पल कह सकते हैं। एक पल में जितनी भी वेलोसिटी में चेंज आया वो इस एक्सप्रेशन से दिया जा रहा है।
एक बार रिपीट कर लो इस बात को, एक बार ना करो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो। कौन सा इसमें तुम्हारे सोने के सिक्के निकले जा रहे हैं? अरे बोल लो यार, बोल लो। एक पल में, एक पल में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। अब वो एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने जब लिखा है, तो ये एक्सेलरेशन फंक्शन, अब नया वर्ड जोड़ दिया मैंने, ये एक्सेलरेशन फंक्शन से भी दिया जा सकता है, या ये कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। तो दोनों चीजें मौजूद हैं इसमें। हमने तो जनरल इक्वेशन लिखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने जनरल लिख दिया। और क्योंकि जब मैं प्रिसाइजली बात करता हूं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ले रहा हूं, मैंने कहा कि अब ये कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन यहां पर कैसा भी हो सकता था, एक टाइम का फंक्शन भी हो सकता था, या और थोड़ा सा तब्दीली करते, क्वेश्चन को और तोड़ मरोड़ देते, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन भी हो जाता, या वेलोसिटी का भी हो जाता। वो तरह तरह के क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे, अभी नहीं। अभी इतना ना, अभी इतना बर्डन, इतना बोझा लेकर अभी जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, साइकोलॉजिकली मुश्किल हो जाएगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मामला सेटल रहेगा। अभी फिलहाल तुम इतना समझो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक कांस्टेंट है, एक पल में वेलोसिटी में जितना चेंज आया इस मोशन के दौरान, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक पल में वेलोसिटी में जितना चेंज आया ड्यू टू द एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट हियर इन द मोशन, वो ये एक्सप्रेशन बता रहा है। अब हमारे लिए अगला सवाल क्या बन जाता है, अब अगले सवाल पर आओ। अगर हम इस मोशन की ड्यूरेशन ऐसे मानते हैं, इस मोशन की, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, इसकी मोशन की ड्यूरेशन हम मान लें 0 से लेकर टी सेकेंड्स तक, मेरे बच्चों, 0 से लेकर टी सेकेंड्स तक। तो ऐसे ऐसे कितने पल होंगे? अगर मुझे ये पता चल जाता कि ऐसे ऐसे 10 पल हैं, 20 पल हैं, 100 हैं, 1000 हैं, तो मेरे लिए काम बहुत आसान था। एक पल में वेलोसिटी चेंज मालूम है, 10 पल में, 1000 पल में मल्टीप्लाई कर देता। अरे ये तो बचपन से करता आ रहा हूं मैं, क्या? हाँ, ये बात तो ठीक है, बट द प्रॉब्लम लाइज हियर ओनली एंड द समाधान लाइज इन कैलकुलस, आई मीन इंटीग्रेशन में। प्रॉब्लम यही है कि ये जो ड्यूरेशन है ना, इसमें मुझे पलों की संख्या ज्ञात नहीं है, यानी मालूम नहीं है। मुझे जितने भी इंस्टेंट्स हैं उनका नंबरिंग नहीं मालूम कि 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 1000 हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बस पता होना चाहिए कि सर बहुत सारे हैं, पर मुझे नंबर नहीं पता सर, पता नहीं कितने, बहुत है सर, बहुत सारे पल, पल भाई यार, एक पल नहीं ना, पल, पलों की संख्या है, बहुत बहुत बड़ी संख्या है ये। बस इतना पता है कि सर ड्यूरेशन यहां से शुरू है यहां तक, यहां तक आप बोल रहे हो कि इतने पल होंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए ही इंटीग्रेशन आपके रेस्क्यू में आ जाता है। अब वो ये कहता है तुम्हारे पास पलों की संख्या तो नहीं मालूम है ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये पता है कि ये पल कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां जाकर खत्म हो रहा है, यानी तुम्हें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता है। बाकी चीजें क्लिप कर दो, अपने क्वेश्चन की बाकी सारी चीजें क्लिप कर दो, यानी तुम्हारी चिंताएं क्लिप हो जाएंगी। अब कुछ नहीं बचने वाला, अब कुछ नहीं बचने वाला। अगर कोई बच्चा इतनी मैपिंग अपने ब्रेन में कर रहा है कि पलों की संख्या जब न पता हो, लेकिन वो पल कहां से शुरू हैं और कहां तक जा रहे हैं ये ड्यूरेशन पता हो, तो ऐसी कंडीशंस जब आएंगी, और ऐसी कई बार आपके पास कंडीशंस आएंगी, उसमें आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना है। बस हो गया काम खत्म। अब यहाँ चिंता मुक्त हो जाओ। अगर तुम इतनी बात भी 50-60% या 40% भी समझ गए, तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन के साथ, अरे यार ये ब्रेन ना बड़ी गजब सी चीज होती है। ये इंप्रेशन जब लेता है ना, तो गजब इंप्रेशन लेने शुरू कर देता है। और वो इंप्रेशन ठीक 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 स्टेप्स पर पढ़ते रहे, बिल्कुल टाइपराइटर की तरह, बटन यहाँ दबाओ और फट से वहां लगे चोट। तो आपके इंप्रेशन ना बहुत तरीके से कंसंट्रेट होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपको खुद नहीं पता चलने वाला कि आप इंटीग्रेशन कब आपने सीखना शुरू किया था, और चुटकियों में सीखते चले जाओगे। देखो, तो जब हमें ये मालूम है कि ड्यूरेशन कहां से कहां तक की बात चल रही है, तो आपने जो चीज अगली बार करनी है वो क्या करनी है, कि ऐसे ऐसे सारे चेंजेस आपने ऐड कर देने हैं। ऐसे ऐसे, मैं दोबारा बोलता हूं, सारे चेंजेस आपने ऐड कर देना है, यानी इंटीग्रेट कर देना है।
अब सवाल आता है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं। तो आप लिखो कि सर मैं अपना 0 से लेकर टी सेकेंड्स तक ऐसे ऐसे सारे चेंजेस, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे सारे चेंजेस इंटीग्रेट करना चाहता हूं। अब यहां दो चीजें हैं, अब यहां दो चीजें हैं तुम्हारे पास। तुम यहां पर लिमिट डाल भी सकते हो या अंडरस्टूड मायने में भी ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो, देखो अगर मैं ये कहूं कि सारे चेंजेस इंटीग्रेट होकर आपको डेल्टा वी देंगे, तो भी इस बात में आपको तसल्ली होगी, हाँ सर देंगे, डेल्टा वी देंगे। या दूसरे तरीके से आप ऐसे न लिख के आप ये बोलो, देखो लिखने का तरीका बदल रहा है लेकिन सेंस है वो सेंस सेम रहने वाली है, सिर्फ लिखने का तरीका बदलेगा। ऐसे ऐसे सारे चेंजेस वेलोसिटी में कहां से कहां तक, यू से वी तक, बस ये लिखने का तरीका बदला। पिछली बार मैंने नहीं डाला था, मैंने अंडरस्टूड करके छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता है कि सारे चेंजेस, छोटे छोटे वेलोसिटी चेंजेस अगर जुड़ कर देंगे तो एक डेल्टा वी बना देंगे, बस काम हो गया अपना। अब देखो, अब बारी जो आती है वो बारी ये आती है कि आप इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट ध्यान में रखो। इंटीग्रेशन का भी अपना एक फॉर्मेट होता है, हर चीज का अपना एक फॉर्मेट होता है। खाने खाने का भी एक फॉर्मेट होता है, कैसे खाना खाना है, क्या खाना खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या, डिनर में क्या। तो हर चीज का ना अपना एक फॉर्मेट है, सोना कब है, जागना कब है, हर चीज का एक फॉर्मेट, तौर तरीके। इसी तरह से इंटीग्रेशन भी कह रहा है कि भाई मेरे भी कुछ तौर तरीके हैं। तौर तरीके हैं, चलो भाई तुम्हारे हिसाब से कर लेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन तुमसे एक छोटी सी बात कहता है कि भगवान ऐसे फॉलो कर लेना, मुझे मेरे साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करना। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बात को तो सुनते नहीं है और अपने तौर तरीके इंटीग्रेशन पे लगाने शुरू कर देते हैं। भाई घर की खेती नहीं है, ध्यान रखना, बहुत सालों में इंटीग्रेशन पैदा हुई है, पैदा मतलब ऊपर से नहीं टपकी है, लोगों ने ही बनाई है, न्यूटन साहब का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। देखो ऐसे अगर हम बात करें तो ये कहता है कि dt, अगर dt है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होनी चाहिए वो टाइम में ही होनी चाहिए। ये एक पहला तौर तरीका, इंटीग्रेशन का पहला तौर तरीका। नहीं है तो वो क्वेश्चन लग किस्म से चलेंगे, फिर हम करने की कोशिश करेंगे उसे। बेसिक प्रिलिमिनरी तरीके से यही होगा, यानी प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें जब पहली बार इसकी कोशिश करते हो, जब आप 11th में आते हो, 10th में आते हो या 9th में, जब भी सीखने की कोशिश करते हो, ये तौर तरीका है। उसके बाद यहां पर होना चाहिए मेरे बच्चों टाइम का फंक्शन। इस टाइम के फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ये तुम मैथ्स में पढ़ रहे होगे जो बच्चे अभी 11th में आए हैं। पहले से जिसने पढ़ रखा है तो ये क्लास उसके लिए तो है ही नहीं। देखो एफ टी यानी फंक्शन ऑफ टाइम डी टी, और जो लोअर लिमिट है वो भी टाइम में होनी चाहिए और जो अपर लिमिट है वो भी टाइम में होनी चाहिए। अपर लिमिट, सॉरी, ये मैंने अपने स्टेट का नाम बता दिया, अपर लिमिट यानी यूएल। देखो आगे चलते हैं। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो इंटीग्रेशन आगे काम नहीं करेगा, ये मशीन ना ठप हो जाएगी। ठप से मतलब रुक जाएगी। आपने इसी फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ना है। ये जैसे फॉर्मेट होता है ना, जेपीजी फॉर्मेट, एमपीजी, दुनिया भर के फॉर्मेटिंग होते हैं, तो एक तरीके से ही तो होती है वो फॉर्मेट भी। अगर आप अपने वीडियो फॉर्मेट कर रहे हो तो कुछ उसके भी तो कुछ तौर तरीके हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी कर दोगे। तो मतलब कुछ भी से तो फिर तुम समझ रहे हो ना कि कैलाश खेर से अनुपम खेर बनते देर नहीं लगती फिर। देखो इधर बात करते हैं, अगर हम लोग यहां इसको ध्यान रखते हैं कायदे से तो देखें क्या होगा। इसको बाहर निकाल लेते हैं, अब इंटीग्रेशन फिर ये क्या आता है तुमसे, ये दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं बस, बहुत बड़ी चीज ये बात करेगा नहीं तुमसे। ये अपने आप में इतना बड़ा है तो ये छोटी छोटी चीजें ही बात करता है, इसे बड़ी चीजें चाहिए नहीं, खुद बड़ा ये। जब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट चीज होती है तो वो इसके एम्बिट से बाहर आ जाती है, यानी ये बाहर कर देता है, कह रहे कांस्टेंट तू है, तू साइड हट, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, साइड हट। अच्छा बहुत अच्छी बात है, बात करते हैं आगे। तो हटा लेते हैं इसे, हटाते हैं इसे, आगे चलते हैं। देखो यहां था अपने पास यू से वी और डीवी मेरे बच्चों, ये बन के आया ए बाहर। इंटीग्रेशन में आपके पास रह गया dt सिर्फ, और ये 0 से t, काफी छोटा सा तब्दील हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, समझते जा रहे हैं और प्रिसाइज होता जा रहा है, कंसाइज होता जा रहा है। अब देखो
अब एक और प्रिलिमिनरी फॉर्मूला, मतलब जो भी लोग मैथ्स के साथ जाते हैं, फिजिक्स के साथ, मतलब जो साइंस सब्जेक्ट्स के साथ जाते हैं, सब लोग इससे परिचित होते हैं। जिन्होंने करीबन करीबन 80-100 साल पहले भी ये चीज पढ़ी होगी ना, वो भी जाग उठेंगे और कहेंगे हाँ यही होता है, यही होता है। तुम देखो, इंटीग्रेशन का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन डीएक्स। अब तुम देखो, मैंने डीएक्स लगाया, इसके रेस्पेक्ट में जो फंक्शन है ना वो एक्स का है। और अगर मैं यहां पर 0 to s लिख दूं, लिमिट्स, क्या मैं अभी लिमिट्स लिखकर तुम्हें पहले सिखा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा आसान होता है जब लिमिट्स लगा देते हैं, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। अब उसकी बातें बाद में करेंगे, तो तुम लिमिट्स के साथ सीखो पहले से। और जब लिमिट्स लगती है ना इंटीग्रेशन पर, कई बार ऐसा भी होगा कि लिमिट्स हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी मैं सिखाकर चल रहा हूं लिमिट्स लगाने वाली कार्रवाई। तो लिमिट्स लगाकर आप इस इंटीग्रेशन को कह सकते हैं, नाम कह सकते हैं कि आपने डेफिनेट कर दिया इसको, आपने लिमिट्स दे दी ना बच्चों, तो इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर आप इसको लिमिट्स नहीं देते तो उसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब तुम्हें अगर ये दोनों नाम अभी पसंद नहीं आ रहे तो नामकरण कर दो अलग। तुम बस यही समझो कि हाँ यार, हम तो ये समझ रहे हैं लिमिट्स होती हैं। चलते हैं आगे। अब देखना, अब आएगा तुम्हें असली मजा और प्रॉब्लम जो बच्चे यहां पर ज्यादातर पूछते हैं कि सर ये कहाँ गायब हो गया, इसका पाचन कहां हो गया, वो सिखाता हूं तुम्हें। इंटीग्रेशन करते ही आपके पास ये आ जाता है मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन करते ही ये हो जाता है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां बच्चों की तरह तरह की क्वेरीज आनी शुरू हो जाती हैं। सर ये जो सांप जैसा साइन है ये कहां चला गया, सर ये डीएक्स कहां उड़ गया। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कहीं नहीं उड़ा, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन एक एक ऑपरेटर की तरह था जिसने अपना काम कर दिया, जिसने अपना काम कर दिया। अब जो दवाई तुमने खा ली, उसने तुम्हें जो उसका काम था वो हो चुका है। अब तुम ये कह रहे हो कि काम भी हो चुका है, बताओ वो दवाई कहाँ चली गई। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो उसने जो काम था वो कर गई वो। अब वो अब वो अमर हो गई, अब उसे छोड़ो, उसको तो हाथ जोड़ो और ये कहो कि तुमने हमारा काम कर दिया, उसके प्रति आभार रखो। अब उसे तुम ढूंढने चले जाते हो, ये कहा, उसने काम कर दिया अपना। डीएक्स अब नहीं इसमें रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं इसमें रहेगा, ये काम कर चुके हैं। यही तो हमें, वो जो इतने अति विद्वान बुद्धिजीव लोग थे वो हमारे लिए काम आसान कर गए कि भाई ऐसे है। इसके बैकड्रॉप में तुम मत जाओ, हमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए और तुम लोग इस चीज को जान लो कि ऐसे होता है। तो बच्चे इस दुविधा में पड़े रहते हैं, सर इंटीग्रेशन का साइन कहाँ गया, डीएक्स कहाँ गया। नहीं, इस दुविधा में नहीं रहना है तुमने, आपने सीधे यहां आना है कि इंटीग्रेट होकर ये फंक्शन कैसा आएगा। और लिमिट्स ज्यों की त्यों रहेंगी, लिमिट्स ज्यों की त्यों रहेंगी। ये भी इंटीग्रेशन का एक तौर तरीका है। समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो पॉज करो और दोबारा से मुझे सुनने की कोशिश करो। 2-4 बार सुनोगे तो चीजें दिमाग में ठहरने की कोशिश करेंगी। एक बार सुनोगे, आगे फास्ट फॉरवर्ड करोगे, 2x पर सुनोगे, 4x पर, 10x पर, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ऐसा नहीं करना है तुमने। अब आती है बारी लिमिट्स को पुट करने की। अब कैसे करें लिमिट्स को पुट? अब हम पुट करते हैं, जैसे मान लो ये वेरिएबल क्या है मेरे बच्चों, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह इसको अपर लिमिट को पुट करना है, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट को पुट करना है। और जो इस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर है, कुछ भी है, उसको एज इट इज रहने दो, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। देखो मैं पुट करके बताता हूं, एस की पावर n+1 ये पुट किया, और नीचे बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो, जो जैसा था इसको आपने कहा कि आपने अपर लिमिट इसमें पुट कर दी, माइनस खुद लगाओ, माइनस खुद लगाओ, और फिर लोअर लिमिट पुट करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ये था, तो अब इसको पुट करो वेरिएबल की जगह। तो आपने कहा कि सर 0,
n+1 डिवाइडेड बाय n+1, बस बात खत्म हो गई। अब जीरो की पावर कुछ भी हो, ये तुम जानते हो, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा s⁻n+1 n+1। ये एक तरीका है। ये आ गया आपका, सॉल्व कर लिया आपने, इंटीग्रेशन खोल दिया, लिमिट्स पुट कर दी और उसको फिर सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। सो गुड सो फार। इससे ज्यादा तुम्हें नहीं करना है प्राइमरी लेवल पर, इसे करना शुरू करो, धीरे धीरे स्केल अप हो जाओगे, लेवल अप होता अपने आप शुरू हो जाएगा। क्या, चलो वापस जाते हैं। अब तुम यहां कहोगे कि सर ये तो dt है, यहां तो कोई फंक्शन है ही नहीं t का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे देखना, ये क्या है, t की पावर 0 है कि नहीं है? हाँ सर, लग तो रहा है। यहां देखें, यहां v की पावर 0 है कि नहीं है? हाँ है। अभी आगामी वक्त में ना तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप इतने प्रो हो जाओगे कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये तो पहली लैडर है जिसे तुम्हें सीखने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हल्की सी ऑब्स्टेकल है ये, बस ये एकदम फ्रिक्शनलेस बनने वाला है। ये देखो, इतना रहेगा। अब देखो, इंटीग्रेट करो, पावर कितनी है? 0। तो पावर ना एक प्लस कर दो, यानी 0+1 कर दो। ये बिल्कुल बच्चों की भांति, जैसे नर्सरी का बच्चा नहीं होता जैसे इंटीग्रेशन सीखता है, तब ये वाली बातें चल रही हैं। यहां पर बेटा 0+1 इतना किया, ओके, इंटीग्रेट हो गया। और अब रह गई सिर्फ और सिर्फ लिमिट वाली पार्ट, यानी 0 से लेकर, देखो 0 से लेकर टी तक। हाँ सर। और एक्सप्रेशन कितना बढ़िया, एकदम ब्यूटीफुल टाइप लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन। ये देखो, अब क्या किया आपने, 0+1 कितना होता है मेरे बच्चों? सर टी होगा, और 1। अब इससे ज्यादा आसान तरीके से नहीं सिखाया जा सकता, मैं 1 को भी लिख कर बता रहा हूं कि 1 यहां पर है। ठीक है, अब हटा दें इसे। अब थोड़ा सा मुझे भी राहत देना कि हाँ सर ये हटा सकते हो आप लोग, हटाओ इसे। अपर लिमिट पुट करो। अब बच्चे यहां पर भी कहते हैं सर ये भी टी है, ये भी टी है। अरे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे विद्वानों, देखो, ये एक वेरिएबल की तरह देखते हैं इसे, इसे एक वेरिएबल की तरह देखते हैं। और उस वेरिएबल में आप अपर लिमिट पुट कर रहे हो, अपर लिमिट पुट कर रहे हो, ये दोनों सेम नहीं है। ये अपर लिमिट का पार्ट है और ये एक वेरिएबल है। जो भी फंक्शन इंटीग्रेट होकर आया है ना, एक फंक्शन का भी अपना एक प्रारूप बना है। अभी तो आपको बहुत सिंपल सा फंक्शन दिख रहा है, अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती थी, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती थी, क्यूबिक हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते थे। उसमें बस आपने वेरिएबल की जगह जहां जहां वेरिएबल है उसमें बिना देखे, आंखें मूंद कर, बस ये अपर लिमिट पुट कर दो। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। तो आपने क्या करना है, ए यहां रखना है, और मेरे बच्चों अपर लिमिट एक बार ऐसे डाली, फिर खुद माइनस लगाना है, खुद माइनस लगाना है, ओके। सर इस बार लोअर लिमिट डालें? हाँ डाल दो बच्चों। ये लो, आ गया इंटीग्रेट, आपने राइट हैंड साइड को प्रॉपर कर दिया, प्रॉपर कर दिया। क्या ये अपर लिमिट मैंने कोई भी इंस्टेंट चूज कर लिया, मैं यहां कांस्टेंट भी चूज कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 0 से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। बट क्योंकि मुझे तो एक जनरल इक्वेशन बनानी है ना, जनरल बनानी है, मैं वहां पर फिक्स नहीं कर रहा, अपर लिमिट की वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा। मैंने कहा 0 से t तक। अब ये जो t है, ये क्योंकि मुझे जनरल इक्वेशन बनानी है, तो मैं इसे भी वेरिएबल के तौर पर चूज करके चल रहा हूं। ये मुझे इंटीग्रेशन आजादी दे रहा है ना, बड़ा कायदे का मतलब आप देखो, एक ऐसी मशीन तैयार करके हमें दे दी गई है जो हमारी सुविधा के अनुसार चीजें दे रही है हमें। यार बड़ी बात है, कैसे, मतलब क्या क्या मैथमेटिक्स कर सकता है। अमेजिंग, हेड्स ऑफ, हाथ जोड़ लो इसके तुम लोग। और यहां देखें, यहां भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो रहे हैं। तो ये v की पावर, अब मैं 0+1 वो नहीं कर रहा हूं, अब नहीं कर रहा हूं, अब तुम भी थोड़ा सा स्केल अप करने की कोशिश करो। और नीचे 1 बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, सिंपली अब ये लिमिट्स पुट करते हैं u से v, कि सर अगर यहां टाइम 0 से t चेंज हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम मानते हैं, जब हमने अपने मोशन को अंडर ऑब्जर्वेशन लिया, तो उस इंस्टेंट को 0 सेकंड नाम देते हैं। तो हो सकता है उस 0 सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड हो,
और जब तक उसे हमने अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, तो तब उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी पहुंच गई हो, वी, वी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका होता है। तो शब्दों का उचित चुनाव बहुत जरूरी है इसमें। हम्म, देखो, अब लिमिट्स पुट कर देते हैं। अपर लिमिट पुट करो मेरे बच्चों, वी अपनी तरफ से माइनस डालो, और u, और देखो फंक्शन कैसा बन गया। सो v माइनस यू, और लास्ट में v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। और यही तो होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपको क्या दे रही है, आपको दे रही है कि जिस बॉडी ने u वेलोसिटी से चलना शुरू किया हो, जिस समय आपने अपनी बॉडी के मोशन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना शुरू किया है। मैंने पूरा खोलकर बताया है। देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी का मतलब क्या है, एक बॉडी जिसने u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अब इनिशियल तो फिर ऐसे ऐसे कंडीशन में कांस्टेंट ही ना होगी भाई। किसी मोशन को आप अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो जिस इंस्टेंट पर आपने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसकी कुछ ना कुछ तो एक फिक्स वेलोसिटी रही होगी उस इंस्टेंट पर। इसीलिए u यहां पर कांस्टेंट की भूमिका में है। कांस्टेंट जब से ऑब्जर्व करोगे यार, वहां कुछ तो होगी ना, वहां तो वो उसके लिए कांस्टेंट मानी जाएगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चलना शुरू किया अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो टी टाइम, किसी टी टाइम तक वो कहां पहुंच जाएगी, किसी वी वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी, जिसकी इक्वेशन ऐसे दी जाती है। जब इतना समझ लोगे, तो तुम्हारे लिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी को डिकोड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसे आप इस तरह से भी स्टेटमेंट में भी कह सकते हैं, जो मैंने अभी बोलकर दिखाया। अ बॉडी विच हैज स्टार्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी v has been put under constant acceleration a, or subject to the constant acceleration a, after t time will reach up to velocity v, which is given by the equation v is equal to u plus at. This can be one of the statements. और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि सर ये velocity एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल है बेटा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। और दूसरी बात है, कैसा फंक्शन ऑफ टाइम है, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है। जब लीनियर फंक्शन की बात चलेगी, तो अब इसे इसकी नजर से देखा जा सकता है, अब इसे इसकी नजर से देख लो कि सर लीनियर फंक्शन है। अब नजर तो बदल जाएगी ना, जैसे जैसे आपके स्टेटमेंट बदलेंगे सीखने के तौर पर, वैसे वैसे नजर भी बदल जाएगी। अब लीनियर फंक्शन के हिसाब से हिसाब किताब होने शुरू हो जाएंगे कि फिर इसका ग्राफ कैसा होता है। अब इसका ग्राफ भी कैसा चलेगा सीख लो। इसका ग्राफ फिर चलना चाहिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के तौर पर। ये होता है स्ट्रेट लाइन का फंक्शन, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। ये आप पढ़ के आ रहे हो मेरे बच्चों, 10th में पढ़कर आ रहे हो। देखो लीनियर फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है मेरे बच्चों, लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये सी क्या कहलाती है, सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। तो इंटरसेप्ट यहां क्या है, कौन किसकी भूमिका में है, मैच करते हैं। सर कांस्टेंट तो देखो ये लग रहा है, तो ये इसकी भूमिका में है। हाँ मेरे बच्चों, ठीक बात है। इसे हटा दें एक सेकंड के लिए। तो दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, तो कॉरेस्पॉन्डेंस तय करते हैं, भूमिका तय करते हैं दोनों की। यहां इतना, तो ये सर इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और ये इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, देखो, तो ये होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। बनाते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये रहा मेरे बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल, ये रहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो हमने मार्क कर दिया दिस इज यू। ऑल राइट, और एक्सेलरेशन हम लेकर चल रहे हैं पॉजिटिव है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी का बढ़ना तय है। और क्योंकि कुछ ना कुछ स्लोप है बॉडी के पास, तो स्लोप रिप्रेजेंट होता है थीटा से। ये आ गया मेरे बच्चों थीटा। यही आप लोगों ने 9th क्लास में, 8th क्लास में किस तरह से पढ़ा होगा, एक ग्राफिकल मेथड के तहत पढ़ा होगा।
मानते हो कि नहीं मानते हो? इससे भी आप डराइव कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहां से भी डराइव कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं, देखो इधर, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो किसी भी इंस्टेंट पे, पॉइंट लेने से मेरा मतलब होता है आप किसी भी इंस्टेंट पर क्या करना चाह रहे हैं, आप एक्सेलरेशन जानना चाह रहे हैं बॉडी का। अब एक बात यहां देखने लायक है, ध्यान रखना, वीटी ग्राफ में, हमेशा वीटी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर, हमेशा वीटी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर बच्चों एक्सेलरेशन उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट के स्लोप से मालूम होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक बारी में नहीं जाती ये बात। किसी भी वीटी ग्राफ में किसी भी इंस्टेंट यानी पॉइंट पर अगर आपको एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है तो उस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट खींचनी है। अब स्ट्रेट लाइन में एक बड़ी खासियत सी बात है, आपसे अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, यहां खींचो, यहां खींचो, यहां खींचो, यार स्ट्रेट लाइन पर हर पॉइंट की टेंजेंट वो खुद स्ट्रेट लाइन होती है, वो खुद स्ट्रेट लाइन होती है। यकीन ना आए तो खुद पॉज करके 2 सेकंड के लिए देख लो, बनाकर देखो टेंजेंट, सारी की सारी टेंजेंट ओवरलैप कर जाएंगी लाइन के साथ। तो लाइन अपने आप में एक टेंजेंट होती है। अगर किसी भी पॉइंट पर, लाइन के किसी भी पॉइंट पर तुम टेंजेंट खींचोगे, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हर पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो एक ही लाइन मिलेगी, और उस लाइन का स्लोप, उस लाइन का स्लोप तो एक ही होना है ना। तुमने 1000 लाइन भी खींच दी 1000 पॉइंट्स पर, तो स्लोप तो एक ही होगा ना सबका। तो जो, जिस इंस्टेंट पर तुम स्लोप निकाल रहे हो और हर इंस्टेंट पर स्लोप तुम्हारा सेम आ रहा है, इसीलिए तो इसे क्या कहा गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर अगर मैं स्लोप मेजर करूं तो सबका स्लोप सेम आ रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात ध्यान रखना, वीटी ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो हमें उसका स्लोप देती है। और स्लोप का मैग्नीट्यूड, अब बात करते हैं स्लोप का मैग्नीट्यूड। स्लोप एक ओवरऑल मैपिंग होती है, ओवरऑल सोच बताती है कि यार स्लोप है ना, ऐसे करते हैं हम लोग, ये स्लोप है, ये बहुत ज्यादा स्लोप है, ये थोड़ा कम है, कम 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 कम, ये एक ओरल काइंड ऑफ परसेप्शन देती है मुझे। लेकिन जब हम प्रिसाइजली बात करते हैं कि स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है टेन थीटा से। देखो, ये थीटा बनाया आप लोगों ने, अब यहां पर आप टेन थीटा जब बोलेंगे तो दरअसल ये स्लोप का ही मैग्नीट्यूड होगा। ये देखें भाई, अच्छा, ये देखो, ऑल राइट। और मेरे बच्चों इसको अगर ध्यान से देखो तो ये अपने आप प्लस माइनस के साथ आएगा। अभी अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप इस लाइन को टिल्ट टुल्ट करते चले जाएंगे ना, ये अपने आप प्लस माइनस के साथ आएगा। और जब उसके साथ ये प्लस माइनस जुड़ जाएगा ना, ये एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट कर देगा कि ये एक्सेलरेशन था और ये डी एक्सेलरेशन था। ठीक है, अब यहां मैं इसे मैग्नीट्यूड के तौर पर निकाल देता हूं, क्योंकि यहां मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ही है, तो मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। देखो कैसे, आप कोई भी इंस्टेंट पुट करो, मान के चलते हैं कि इसको हमने टी बोल दिया, टी। अब ये टी सेकंड को डिनोट कर रहा है। अब ये मत क्या देना कि ये टी और ये टी सेम है। अरे मेरे बच्चों, ये एक्सेस वाला टी है, और ये टी सेकंड्स की बातें हो रही हैं, ये 0 सेकंड की बातें हो रही हैं। तो ये जो ड्यूरेशन हो गई, ये हो गई टी। तो ये भी कितनी हो गई, टी हो गई कि नहीं होगी? हाँ। ये यू है, तो ये भी कितना हो गया, ये भी मेरे बच्चों यू हो गया। अब ये ओवरऑल यहां देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये वी है, ये कौन सा वी है। मेरे बच्चों, ये एक्सेस वाला भी है, ये बता रहा है कि हर इंस्टेंट पर अलग 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 वेलोसिटी है। हम कितना चूज कर लेते हैं, हम इस इंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को भी v बोल देते हैं। हम इस इंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को भी v बोल देते हैं। अच्छा, तो ये जो मैग्नीट्यूड हुआ ये ओवरऑल फिर v कहलाया। और फिर बचेगा कितना, अगर ये v कहलाया तो बचा कितना, ये हो गया v माइनस यू। शाबाश, बढ़िया, इतना करो। तो इतना जब हो जाए उसके बाद तो खत्म हो गया मामला। टेन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी।
अब ये बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूं, पर इसे में v माइनस यू, इतना तुम खुद कर लेना, v माइनस यू डिवाइडेड बाय, अब देखो t, ये पता चल गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ना लिखा। और स्लोप को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां से तुमने सेम इक्वेशन को प्राप्त कर लिया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये देखो, इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम ना कैलकुलस वाले मेथड से करो, क्योंकि आगे ना वो चीजें आएंगी। हालांकि ये भी अपने आप में ग्राफ सारा डिफरेंट लैंग्वेज, इसको भी सीखना बहुत जरूरी होता है। ये क्वेश्चंस ना जब तुम्हें घुमाएंगे, तो ग्राफ में भी इनफ स्कोप है, तुम्हें वो घुमा देगा। और तुम लोग देखते हो कि कंपटीशन में जब क्वेश्चन आते हैं, जेई में जब क्वेश्चन आएंगे, नीट में जब क्वेश्चन आएंगे, तो ग्राफ की अपनी एक अच्छी खासी वैल्यू होती है, उसे भी डिकोड करना तुम लोगों को आना चाहिए। आई एम श्योर कि ये बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। इंटीग्रेशन का एक पहला सा छोटा सा वीडियो मैं तुम्हारे लिए पोस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें एक प्राइमरी लेवल पर आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। लेकिन वो मौका जब भी मिलेगा, जब तुम वीडियो को ना ध्यान से देखोगे, तो तसल्ली से, तुम्हारे पैरों में ना पहिए नहीं होने चाहिए, चेयर में पहिए हो सकते हैं, लेकिन उन पहियों को भी निकाल दो, पैरों और चेयर के दोनों पहिए निकाल दो। तुम्हें पैरों से चलना आता है ना, पहियों की कोई जरूरत नहीं है। तो बैठ कर देखना, और उसके बाद कमेंट कर देना कि तुम्हें क्या चीज समझ में नहीं आई। तो मैं अगले वीडियो में, जो कि इंटीग्रेशन पर ही आधारित होगा, तो उन चीजों को मैं और खोलकर बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।